आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। आज के वीडियो में क्लास 10th के बिहार बोर्ड, ठीक है, क्लास 10th बिहार बोर्ड का हम लोग 2022 में जितने भी क्वेश्चन सेकेंड सीटिंग में आए हुए थे सभी क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझें और अपने एग्जामिनेशन में 100 में 100 स्कोर करें। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा जितने भी साल लगभग 10 से 15 साल का जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं मैट्रिक एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो उसी सिलसिले में हम लोग पिछले वीडियो में 2022 के फर्स्ट सीटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज हम लोग 2022 के सेकेंड सीटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम लोग सारे मतलब जितने भी ईयर के क्वेश्चन होंगे सब मैं आप लोगों को करवा दूंगी। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान निकालिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी आप लोगों को जिसका घात जो है ना 3 होगा, क्या होगा, जिसका घात आप लोगों को 3 होगा ना तो उसमें 3 रूट भी होंगे, जितने घात होते हैं ना उतना रूट ही होता है। तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट होता है। तो हम लोगों को इसमें 3 फार्मूला पढ़ना होता है। एक फार्मूला पढ़ना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अगर आप लोगों से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछता तो आप लोग इसका लिखते, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। फिर आता है आप लोगों का अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका फार्मूला होता है आप लोगों को सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। फिर आप लोगों का तीसरा फार्मूला आता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, समझ गए तीनों फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा का माइनस डी बाई ए। 3 फार्मूला समझ गए। तो चलिए अब हम लोग को ये ए बी सी कहाँ से मिलेगा ये बताती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग को इसको है ना कंपेयर करना है। तो अगर आप लोग इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा तो जनरल इक्वेशन होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो a बराबर 6 है, b इक्वल टू -11 है, c इक्वल टू -3 है, d इक्वल टू ये। और हम लोगों से ये इसमें पूछा गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए। क्या होता है, c बाई ए। तो यहाँ से कंपेयर करने पर c क्या आया है, -3, a क्या है 6। तो अगर हम लोग ये 3 दोनों को कट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हम लोगों का -1/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप सभी को समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का ये दिया हुआ है x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5। तो चलिए पहले इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। x² है माइनस 3x है माइनस प्लस माइनस -3 माइनस 5। तो अगर ये आप लोग ठीक से देखिएगा तो ये लिखा हुआ है x² माइनस 3x माइनस 5 और ये 8 है। अब हम लोग का ये जो दिया हुआ है ना अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा के साथ दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x और -3 और -5 मतलब -8 हो जाएगा यहाँ पे। अल्फा प्लस अगर हम लोग इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग, तो अल्फा के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, और 1 के साथ दोनों को कीजिएगा तो बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस सी बाई ए, माइनस भी नहीं सीधा होता है प्लस सी बाई ए, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और -3 पहले से है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ पे 1। -8 प्लस 4 क्या आ जाएगा, -8 प्लस 4 आप लोगों का क्या आ जाएगा, -4। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद इसके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्यू का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है मतलब हम लोग एक मानेंगे अल्फा, तो दूसरा हम लोगों का मानना होगा 1/अल्फा। 2 मान लिए इसका शून्य, मतलब कि 2 इसका रूट मान लिए। तो हम लोगों का अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, मतलब पहला रूट इंटू दूसरा रूट किसके बराबर होगा, सी बाई ए के। और यहाँ पे सी क्या है, -q, और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो 1 बराबर -q है, तो q बराबर क्या आ जाएगा, -1। और हम लोगों से q का मान पूछा है तो q का मान हो जाएगा आप लोगों का -1। समझ में आया।
चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 और 4 है। तो देखिए आप लोगों को अगर शून्यक 2 शून्यक दिया हुआ रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। 2 शून्यक दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 8 एक्स 2 और 6 8 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 6 12। तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 2 और 6 है। 2 और 6 2 8 ये हो जाएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक माइनस आता है एक प्लस आता है, तो ऑप्शन हम लोग सही से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं इस क्वेश्चन का, यहाँ पे जो बोल रहा है ना यहाँ पे ये -2 लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, इसमें का -2 और 6 है, क्या है शून्यक, शून्यक है -2 और 6। तो फॉर्मूला में बताई हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है मतलब -2 प्लस 6 और होता है यहाँ पे प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आता है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -6 -12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस और ये 6 में हो जाएगा तो ये 4x और माइनस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 दिया हुआ है, आप लोग उसको 2 नहीं समझिएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, जब आप लोगों को 2 शून्य दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कितने हल होंगे। तो आप लोगों को इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर इस दोनों का रेशियो ये इसके 9 के बराबर है, ठीक है, अगर इतना हो जाएगा तो इसका हल होता है अद्वितीय। क्या होता है अद्वितीय, मतलब केवल एक और एक हल होता है। अगर आप लोगों का देखिए एक बराबर है और एक बराबर नहीं है तो आप लोगों का क्या होता है इसका कोई हल नहीं होता है, और तीनों आपस में बराबर है तो आप लोगों का इसका अनगिनत हल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या बात है। यह जो अभी रेशियो बोली हूँ तो इसका और इसका रेशियो निकालेंगे तो 2/6 और इसका हो जाएगा -3 बट्टे -9 बराबर 2/5, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, यहाँ 1 और 2 मतलब ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। एक बार बराबर है और एक बार बराबर नहीं है तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का कोई हल नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण दिस तथा दिस मतलब कि समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ है इसका अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन बताई हूँ मैं, k/3 बराबर 2/1, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब के बराबर क्या हो जाएगा, के नॉट बराबर किसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो आप लोगों का 6 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। तो देखिए अगर आप लोग उसका ग्राफ बनाते हैं और उसका ग्राफ आप लोगों का समांतर रेखा आ जाता है तो आप लोगों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। शून्य एक अनगिनत इसमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 7 का आप लोगों का डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए आप लोगों का y-4 बराबर 0 है मतलब y बराबर 4, y बराबर 4 कैसे ग्राफ बनाइएगा, ये तो ये आप लोग का एक्स अक्ष के क्या है समांतर है, तो आप लोगों का इसका देखिए ये एक्स अक्ष है ना और इसके समांतर लाइन ये है, तो आप लोगों का 8 का 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को 2 इक्वेशन दिया हुआ है और आप लोगों से इसमें पूछा है एक्स और वाई का क्या मान होगा। तो आप लोग वैल्यू भी रख के सेटिस्फाई करवा सकते हैं या फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग ये 2x में से 2x गया तो ये तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा और ये आप लोगों का आ जाएगा 7y और ये आ जाएगा 4 1 5 और 2, आप लोगों को y बराबर 5 आ जाएगा। देखिए तो y बराबर 5 किस में दिया हुआ है, तो आप लोगों को डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोगों का 9 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 10वां में क्या, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण नहीं, तो वो कुछ और होगा, जिसका मैक्सिमम घात 2 होगा ना उस वो दो द्विघात समीकरण होगा। तो आप लोग अगर ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है।
तो इसको कर देखते हैं क्या होता है। ये तो अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये तो है, ये मतलब ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। क्यों, क्या पूछा है, नहीं है। इसको भी तोड़िएगा तो ये भी आएगा द्विघात समीकरण। अगर हम लोग इसको करते हैं, सी और डी में से कोई करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। एक्स इंटू इसका 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4x स्क्वायर। और देखिए द्विघात समीकरण नहीं है तो इसमें एक और बात तो याद रखना होता है, इसका घात एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग का क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हम लोगों को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर होता है तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो हम लोग चलिए सी को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, इसको चलिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एक्स के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर, इसको अगर करते हैं हम लोग तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो ये एक्स स्क्वायर कटेगा ही नहीं, तो यही द्विघात समीकरण आप लोगों का नहीं है। द्विघात समीकरण किसका कहते हैं, जिसका मैक्सिमम सबसे बड़ा घात जो रहता है ना, वही आप लोगों का उसका घात कहलाता है। अगर घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये है बिंदु है, एक बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 2 और प्लस करेंगे, फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो ये माइनस, मतलब पहला तो जीरो आएगा, माइनस दूसरा भी जीरो ही आएगा। तो ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। मध्य बिंदु निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2/2, एक्स का और y का y1 प्लस y2/2। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है और उसके 2 शीर्ष दिए हुए, तो तीसरा शीर्ष निकालिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, त्रिभुज के जो केंद्र का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, और आप लोगों को एक एक्सिस 2 है और एक 3 है, मतलब 3 प्लस x3/3। तो ये आप लोगों का 9, मतलब x3 आप लोगों का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको कट इसको कट इसको कट, आप लोगों का 12 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को y भी निकाल लेना होगा। y कैसे निकालिएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करके, ठीक है। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 करेंगे मतलब -5 और -1 मतलब +1, मतलब -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस इसमें से घटेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 16 32, √√32 है, ठीक है। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 दूना 32, मतलब 4 बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। 4√2 आप लोगों का 14 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु दिया हुआ है तो आप लोगों को बताना है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या कहते हैं सेक्शन फार्मूला, चलिए ये आप लोगों का एक फार्मूला होता है। तो आप लोगों का क्या होता है, अंतर विभाजित करता है, क्या बोल रहा है इसमें, अंतर विभाजित करता है। तो आप लोगों का इसका हो जाएगा ये, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसके m के साथ x2 का, n के साथ x1 का, फिर m के साथ y2 का और n के साथ y1 का, ऐसे दो लाइन रहता है और ये दोनों आपस में m अनुपात n में बांटता है। तो इसका जो हम लोग का फार्मूला होता है निकालने का, वो हम लोग निकालते हैं यही फार्मूला से। क्या है फार्मूला, इसमें तो फार्मूला पूछा गया एग्जामिनेशन में, आप लोगों को पॉइंट मतलब कि बिंदु दे के भी पूछा जा सकता है, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए। तो आप लोग इसका फार्मूला याद रखिएगा, इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये ही फार्मूला है। 16 क्या है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई निकाले, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है आप लोगों का, l क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई आप लोगों का होता है l, समझ गए। शंकु का फोटो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे देखिए, ये आप लोगों का क्या है शंकु, ये आप लोगों का ऐसे फोटो होता है, ये आप लोगों का आर होता है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होता है, एच होता है, और ये आप लोगों का क्या होता है, एल होता है, नहीं सॉरी, ये होता है एल, ये होता है एल, ये है एल है, ये है, सॉरी थोड़ा सा आप लोग, ये ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई मतलब ये है एच,
ये है तिर्यक ऊंचाई मतलब ये है एल और ये है आर त्रिज्या, ठीक है। तो आप लोगों को क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आप लोगों को क्या निकालना होगा, पहले ये और ये पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिज्या तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब एच निकालना है, तो एच कैसे निकलेगा, चलिए मैं एच निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और चलिए हम लोग को तो एल ही निकालना है, तो ज़्यादा दिमाग का है लगा लो, फोटो का कोई जरूरत नहीं है। शंकु के वक्र पे क्षेत्रफल का होता है, शंकु के वक्र पे क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और ये हम लोगों को दिया हुआ है 880 के बराबर। पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर हम लोगों को दिया हुआ है 14, और ये हम लोग का एल बराबर है 880 के। अब कुछ नहीं करना है, ये 7 दूना 14 कट गया, ठीक है। और ये हम लोगों का 440 बर्तन में कट गया, और ये 22 दूना 14 मतलब 20 आ गया। 16 का आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, 16 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब 16 का आप लोगों को क्या आया, 16 का बी आया है। 17 क्या है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा है, ठीक है। मतलब आप लोगों को क्या पूछा है, देखिए वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, बेलन के वक्र पे क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और ये भी हम लोग का है 2 पाई आर एच, तो सिर्फ त्रिज्या बदलेगा, ये दोनों तो यही रहेगा, ठीक है। तो और हम लोगों का बेलन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो ये और बेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब ये आर स्क्वायर दिया हुआ है और हम लोग को आर के पास जाना है, मतलब आप लोग को इसका रूट लेना है, मतलब 3:4 आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:4। समझ में आया कैसे हुआ। बेलन के आयतन का अनुपात दिया है, मतलब R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर आप लोग को दिया हुआ है 9/16, और हम लोगों को चाहिए ये दोनों आपस में कट जाएगा, R1 और R2 का अनुपात चाहिए, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ रूट ले लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और हम लोगों का इसमें दिया हुआ है शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों का, तब हम लोग को पाई आर कॉमन लेते हैं तो एल प्लस आर बचता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 18 दिया हुआ है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब आर के 2 गुना है, मतलब एल बराबर क्या है 2r है, तो एल के जगह पे 2r रख देंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे हम लोग का पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और इक्वल टू 18 है, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 18 है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो हम लोग को 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। समझ में आया किससे बनाई हूँ मैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो गोला का आयतन दिया हुआ है और आप लोगों को उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आप लोगों का R1 का क्यू अपन R2 का क्यू पता है क्या है 8:7, और आप लोगों को क्या चाहिए उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल में आप लोगों का आर स्क्वायर आता है, ठीक है। आर क्यू दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा क्यूब रूट ले लीजिएगा, तो ये क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और ये क्या निकलेगा 3 निकलेगा, और हम लोग को इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब 4:9 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 19 का आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का व्यास, तो गोले का व्यास निकालने से पहले हम लोग को गोले का त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर दुगुना कर देंगे तो हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग किसके बराबर है 616 के, पाई के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 22/7, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 से कटेगा, 22 चौका 88 है, ठीक है, 22 चौका 88, और 88 कितने मरतबे में कटेगा 88, और अंतिम में 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं 8×7 = 56, और 5 8×7 = 56, और 5 61, ठीक है। तो ये आप लोगों का
कितना मरतबे में किए 7 मरतबे में, तो ये 7 कट गया। आर स्क्वायर बराबर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 49 मतलब आर बराबर 7 आ गया। व्यास पूछा है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 20 का आप लोगों का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। रैखिक समीकरण के निकाय के अनगिनत हल होंगे, तो अनगिनत हल होने के लिए आप लोगों को तीनों आपस में बराबर करना होगा। ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। अनगिनत हल करने के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है। यदि DE पैरेलल है BC के और AD ये सब दिया हुआ है तो आप लोग को x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, त्रिभुज ABC निकाल लिए। यहाँ पे ये है A, ये है B, ये है C, ये है बिंदु D, ये है बिंदु E। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, और पैरेलल है क्या, ये दोनों पैरेलल है तो AD बाई DB का रेशियो किसके बराबर होता है, AE बराबर EC के। तो हम लोग को AD की जगह पे 4 रखेंगे, DB के जगह पे x-4 रखेंगे, AE के जगह पे 8 रखेंगे और इसी के जगह पे क्या रखेंगे 3x-19। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास तो उतना जगह नहीं है इसमें जो मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूँ, तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ 11 आ जाएगा x का मान। तो आप लोग इसका आंसर 11 कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। ठीक है, कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर आप लोगों को क्या है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो एक की ऊंचाई पता है तो पी क्यू ABC की ऊंचाई पता है, तो आप लोगों को क्या करना है PQR की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज मतलब एक है ABC और एक है PQR। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है और इसका भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ऊंचाई का, एक का ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और दूसरे का अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो अगर कोई दो त्रिभुज क्या होता है, कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो एक की ऊंचाई और दूसरी की ऊंचाई का क्या रेशियो होता है। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना वो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व और आराम से होगा, जो भी होना होगा। 21/49 बराबर होगा 4.5 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ से आएगा 9/7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4.5/x आ जाएगा। तो चलिए 9x बराबर हो, चलिए ये तो 0.5 मरतबे में कट जाएगा, मतलब आप लोगों को ये 3.5 कुछ आएगा। ठीक है, तो 23 का आप लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। जो समरूप त्रिभुज होता है ना, दो समरूप त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के। ठीक है, तो आप लोगों का इसका 23 का बी आंसर आ जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं हम लोग। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसकी बराबर होगी। तो समचतुर्भुज के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है। इसका क्या है, विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण समचतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और एक है 8 सेंटीमीटर। तो एक 6 सेंटीमीटर ले लीजिए और एक 8 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो निम्नलिखित में से 6 है, देखिए 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यों हो गया। आप लोगों को समचतुर्भुज के बारे में तो पता ही होगा, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में समान होती है। ठीक है, और विकर्ण जो है वो आप लोग को मध्य बिंदु पे काटेगा, तो ये छेद पूरा 6 था तो ये 3 हो जाएगा और ये पूरा 8 था तो ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग को ये भुजा पता करना है। ठीक है, तो ये पता है, एक पता है 3, एक 4, तो पाइथागोरस निकाल के हम लोग इसका 5 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए इसका 25 नंबर का पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए आप लोग 26 नंबर देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, 3a। ठीक है, 3a, तो हम लोग को वही निकालना है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 4√3। ये √3 से √3 कट गया, a स्क्वायर बराबर 16, मतलब a बराबर आ गया 4। त्रिभुज की परिमिति होती है 3a, मतलब 3 चौका 12, मतलब 26 का आप लोगों का बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए 27 नंबर
क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या है। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। अर्धवृत्त की कुल परिमिति का क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो हम लोगों का हो जाएगा ये। तो आप लोगों का क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला होता है आर प्लस 2, क्या होता है, आर इंटू 2, अर्धवृत्त की, जस्ट वेट, अर्धवृत्त की परिमिति का क्या फॉर्मूला होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति पाई, अर्धवृत्त की परिमिति पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो यहाँ पाई प्लस 2, एक तो मुझे बी में दिख रहा है, तो 27 का आप लोगों का बी आंसर हो जाएगा। पाई प्लस 2 इंटू आर क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर हम लोग का क्या, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा में से छोटा जाएगा। तो 28 का आप लोगों का सी जो है ना वो आंसर सही है। फॉर्मूला ही है 28 नंबर का, और कुछ नहीं है। 29 नंबर क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। ये तो सबसे पहले ये, हाँ, एक वृत्त बना लीजिए आप लोग। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं। यस, वाओ। चलिए एक वृत्त बना लिए। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, वृत्त बना लिए। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर, अच्छा अब इसका कोई काम थोड़ी है, अरे चलिए क्या है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, बाद में कर लेंगे, इसको हटाइए। तो इसका दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो परिधियों का अनुपात। तो बहुत ही सिंपल है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पता रहेगा, क्या पता रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर अपन पाई r2 का स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, मतलब ये चाहिए। और परिधि में हम लोग का 2 पाई r आता है, मतलब इसका रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हम लोग का 3:2, मतलब 30 का आप लोग का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 31 क्या है, वाई एक्स का समीकरण। तो वाई एक्स का समीकरण होता है x बराबर 0। क्या होता है, x बराबर 0। तो आप लोगों का 31 का ए आंसर हो जाएगा। 32 क्या दिया हुआ है, दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके कुल क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो जो घन का क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर आता है और आयतन में भुजा क्यू आता है। तो भुजा क्यू तो आप लोगों को क्या है, a1 क्यू बाई a2 क्यू। तो ये आप लोग का क्यूब रूट ले लीजिएगा, तो 1/3 आएगा। और इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में स्क्वायर रहता है। तो आप लोग का 32 का सी हो जाएगा। 33 क्या है, गोला जिसकी त्रिज्या दी हुई है, तो उसका आयतन पूछ रहा है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका क्यू हो जाएगा आप लोग का 8 आर क्यू, मतलब 8 चौका 32, मतलब 32 पाई आर क्यू, 32 पाई आर क्यू बट्टे 3। तो आप लोग का 33 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का क्या दिया हुआ है, 34 का माध्य दिया हुआ है। तो आप लोग को एक्स का मान निकालना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला रख लीजिए, एक्स बराबर ये सबका जोड़। तो आप लोगों का हो जाएगा, जोड़ते हम लोग 13 13 10 23, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, तो हम लोग का 22 22 8 30, तो 36। तो यहाँ पे 36, ये 36 हो गया। और 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और ये माध्य 10 के बराबर दिया हुआ है, 36 प्लस एक्स। तो ये आप लोग का 50, मतलब एक्स में से 50 में से 36 जाएगा, तो आप लोग को 14 हो जाएगा। ठीक है, 34 का आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया आप लोगों को पता चला, बिल्कुल पता चला होगा, नहीं तो फिर से बता देते हैं। ये जो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, वो ये सब अंकों का जोड़ अपन जितना संख्या उतना। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 आ जाएगा। और ऊपर क्या करेंगे, सबको जोड़ के लिखेंगे। तो जोड़िएगा तो वही अभी जोड़ के जो लिखे वो आएगा। और इसका माध्य दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है। तो बस हम लोग इसको सॉल्व करके बना लेंगे। ठीक है, 35 क्या दिया हुआ है, आप लोगों का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसको बढ़ते क्या कहते हैं उसको, बढ़ते क्रम में लिखना होगा। ठीक है, मतलब आप लोग इसको सबसे पहले सबसे छोटा क्या है आप लोगों का, यहाँ पे 6 है, फिर 8 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 9 है, 6 8 9, फिर 15 है, 15 है, फिर 16 है, फिर 16 है, फिर 21 है,
फिर 22 है, फिर 25 है और उसके बाद हम लोग इस बीच का देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 मतलब दो चौथा स्थान पे देखिए तो ये 1 2 3 इधर से गया, 3 इधर से गया। ठीक है? बीच में क्या बचा 15 16 15 16 का आप लोग क्या लीजिएगा बीच का? ठीक से देख रहे हैं ना हम लोग? कुछ छूटा तो नहीं है? 21 अच्छा 18 तो हम लोग लिखे ही नहीं, 18 यहाँ हो जाएगा। तो ये 18 इसके साथ चला जाएगा, 15 इसके साथ जाएगा तो 16 आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसका माध्यिका निकालिएगा तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, बीच वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो 35 का आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। 36 क्या है बहुलक, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें 23 एक बार आया है, 15 एक बार आया है, 25 2 बार आया है, 25 ही 2 बार आया है, ठीक है? तो आप लोगों का 36 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 37 में परिसर पूछा है, तो परिसर में सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा देना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया सबसे ज़्यादा कौन संख्या है? तो 30 है सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या है 6 यही है ना? नहीं 32 है, ठीक है? 32 है, 32 में से 6 जाएगा तो आप लोगों को क्या बचेगा? 37 नंबर है ना? तो 32 में से 6 जाएगा तो आप लोगों का 26 बचेगा, ठीक है? 26 हाँ, तो आप लोग का 37 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या परिसर अगर एग्ज़ामिनेशन में पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो संख्या दिया हो गया होगा ना उसमें सबसे पहले बड़ा खोजिएगा, सबसे बड़ा कौन है 32, सबसे छोटा क्या है 26, 6 ठीक है? सबसे छोटा क्या है 6 फिर दोनों में से हम लोग क्या करेंगे 32 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और ये हो जाएगा तो 26 आ जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। फिर क्या है वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या है, ठीक है? तो आप लोग का इसका वर्ग चिन्ह मतलब इसके बीच का क्या हो जाएगा? अगर इसका हम लोग 150 और 280/2 140 आ जाएगा। 38 का आप लोग का सी हो जाएगा। फिर 39 क्या है? यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप लोग को देखिए यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या अच्छा 4 ही संख्या है ना 4 लगातार 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? तो हम लोग का माध्य कौन होता है माध्य इसका मतलब कि हम लोग इसमें विषम संख्या है ना तो कुछ मान लेते हैं अपने मन से। 2-2 का गै विषम संख्या में 1-1 बीच में गायब रहेगा और इसका माध्य दिया हुआ है 6। तो हम लोग अगर माध्य 6 है ना, मतलब बीच का जो है ना बीच का एकदम 6 होगा। तो इस दोनों के बीच में हम लोगों का 6 आया होगा। तो इसको हम लोग यहाँ 1 जोड़ेंगे तो ये 7 रहा होगा, ये 5 रहा होगा, ये 9 रहा होगा और ये 3 रहा होगा। सबसे बड़ा पूछा है तो 9 आप लोगों का 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। 40 क्या निम्नलिखित में कौन केंद्रीय परिवर्ती की माप नहीं है? तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा? माध्य माध्यिका बहुलक तो है, इसका परिसर आंसर हो जाएगा, ठीक है? 40 का डी। फिर 41 क्या है? 2 संख्या का औसत तथा लसत दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या निकालिए। तो आप देखिए 2 संख्या का औसत तथा लसत दिया हुआ है ना, तो इनमें से एक संख्या 54 है। तो देखिए 2 संख्या का गुणा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसत गुणे मसत। तो ये पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं पता है बराबर 27 गुने 162 ठीक है। चलिए अब 3 से काटेंगे तो ये 3 नम्मा 27 और 3 एकम 3 और 3 अठे 24 तो 3 तिहाई 9 3 छक्के 18 3 दूना 6 और ये कटेगा 2 अठे 16 81 आ जाएगा। तो 41 का आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 42 क्या है? संख्या 3 संख्या दिया हुआ है, इसका मौसा निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? 12 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, 21 लिख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2 गुने 2 3 दूना 6 दूना 12 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3। तो आप लोगों का इसका मौसा क्या हो जाएगा? 42 का ए 3। 43 क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? 43 का 6q प्लस 1 जो धनात्मक पूर्णांक q के लिए जो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो क्या होता है? 6q प्लस 1। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो जितनी भी परिमेय संख्या है ना उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका एक वास्तविक संख्या जितनी भी देखिए वास्तविक संख्या का ही 2 पार्ट आता है, एक परिमेय संख्या आता है और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर परिमेय संख्या के अंदर भी बहुत सारा पार्ट आता है तो हम लोग का एक प्रत्येक जितनी भी परिमेय संख्या आता है वो वास्तविक संख्या से ही आया हुआ रहता है। तो 44 का डी हो जाएगा। फिर 45 क्या है? 22/7 तो 22/7 हम लोगों का क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। इसको मैं टिक लगा देती हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा।
यही कोई पाई के बारे में पूछेगा तो पाई अपरिमेय संख्या है। किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद आप लोगों का कौन होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो x जो है ना, x बट्टा में नहीं हो सकता, तो आप लोगों का बहुपद नहीं है पूछा है, तो यही सही हो जाएगा। फिर 48 क्या है? पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स। पी एक्स का घात इतना है, जी एक्स का घात इतना है, तो पी एक्स बाई जी एक्स का घात पूछा है। तो देखिए, जब हम लोग का भाग में रहता है तो घात क्या होता है? घट जाता है। मतलब 7 माइनस 3, मतलब आप लोगों का 4 आ जाएगा। तो 48 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसका घात 7 था, इसका 3 था, दोनों में घट जाएगा। भाग में रहता है तो हम लोग का घात घट जाता है, ठीक है। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक क्या है, देख लेते हैं। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 2 है, क्या है? यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? तो आप लोग का इसका गुणनखंड हो जाता है एक्स माइनस, और जो शून्यक दिया हुआ शून्यक है -2, मतलब एक्स प्लस 2 हो जाएगा। 49 का आप लोगों का बी आंसर हो जाएगा सही। 50 नंबर क्वेश्चन क्या? यदि बहुपद इसका शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो हम लोग का सी 1 है और वह ए क्या है? वो भी 1 है, तो 1/1 मतलब 1, मतलब 50 का आप लोगों का बी आंसर सही हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आगे के वीडियो में जो भी बाकी के 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग के लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहिए। और इस प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा देखिए। आप लोगों के एग्जामिनेशन में 100 में 100 आएगा, और मैं पूरी गारंटी देती हूँ अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। ये हम लोगों का सेकेंड सेटिंग का लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 भी आएंगे, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।